वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन की परिभाषा, गुण और उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हम लोगों ने अनादर्श विलेन के दो प्रकार धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, अर्थात विलेनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अणुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है? तो नाम से आपको पता है, अणु संख्यक अर्थात अणुओं की संख्या, मतलब ऐसा गुणधर्म, किसी विलेन का ऐसा गुणधर्म जो उसमें उपस्थित कणों मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार डिफिनेशन देख लीजिए। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होगा? तो विलेन का ऐसा गुणधर्म मतलब ऐसा गुण जो उसमें उपस्थित कणों मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणु कण उसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हमारा होगा विलय के कण और एक होगा हमारा विलायक के कण। इन पर निर्भर करता है तो हम लोग क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? ये छोटा सा डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट, तो अब आगे हम लोग देखेंगे। यह चार प्रकार से होता है, यह चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? तो एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब उसके बाद हम चारों का अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब आपने वेपर प्रेशर पढ़ा था, जिसमें आप लोग देख रहे थे किसी द्रव पर वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा था उसे वाष्प दाब कहते हैं। उसका आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव अवनमन का मतलब होता है कमी आना। अवनमन मतलब कमी और उन्नयन मतलब अधिक। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्प दाब में कमी आना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद रहेगा आप लोगों को। दूसरा नंबर है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक मतलब जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वह पॉइंट जिस पर कोई भी द्रव खौलने लगे, वो क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री पर अगर पानी को गर्म कर दिया जाए तो वो क्या होगा? खौलने लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका उन्नयन, उन्नयन मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब इलेवेशन, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा नंबर है हिमांक का अवनमन। हिमांक मतलब हिम जोड़ अंक, हिम मतलब बर्फ बनना, अंक ऐसा अंक मतलब ऐसा मान जो कि किसी भी द्रव को किसमें चेंज कर दे? ठोस में परिवर्तित कर दे। तो उस वाले ताप को हम लोग हिमांक कहते हैं, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो बर्फ जम जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हिमांक का अवनमन मतलब कि फ्रीजिंग जो पॉइंट है उसमें क्या आना? अवनमन मतलब कमी आना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट हमारा है परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो आपने पढ़ा था कि कोई भी जो द्रव होते हैं वे क्या होते हैं? उनमें एक गुण पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? फैलने का गुण पाया जाता है। उसके अलावा उनमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य मतलब कि कुछ पदार्थ उससे आर पार हो सके, उस झिल्ली से आर पार होने की एक क्षमता होती है, मतलब आर पार हो सकते हैं, कुछ कण आर पार हो जाते हैं। वो किसके कारण होता है? तो परासरण दाब के कारण होता है। आगे हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक एक करके। चार है, चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल में ये चारों ना आया हो क्वेश्चन। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। आप यहाँ से जाइएगा पेपर देने के लिए तो इन चार में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों को हम लोग 4 दिन में पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग केवल अभी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, इन चारों में हम लोग को क्या क्या चीजें याद करनी है। तो इन चारों में हम लोग क्या याद करेंगे? इन चारों की परिभाषा देखेंगे। इन चारों के लिए हम लोग नियम को निकालेंगे। जैसे ऊपर वाले 3 के लिए हम लोग को राउल्ट का नियम पढ़ना होगा, नीचे वाले नियम, चौथा के लिए कुछ अलग नियम है, उसको आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे 3 गो नियम वहां पढ़ना होता है।
तो ये राउल्ट का नियम पढ़ना होगा। नियम पढ़ने के बाद आप उसके बाद से अणुओं की जो संख्या होती है तो उसमें आप अणु भार जो होता है, अणु भार, वो भी किसका अणु भार, विलय का अणु भार, मतलब सॉल्यूट का अणु भार जो होता है उसके बीच में और इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या बताना है, संबंध बताना है। मतलब कि अणु भार से इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम लोग को क्या बताना है, संबंध बताना है। तो हम लोग को ये सब चीजें इसमें देखनी होगी। तो एक एक करके जब हम देखेंगे तो उसमें अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, चारों नाम को एक बार दोहरा करके रखिए, तब हम लोग आगे एक एक करके पहला नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सभी उन चार जो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थे उसके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पहला हमारा था वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, तो उसको हम लोग पहला देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है उस हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस पे वीवीआई का मार्क लगा लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ये चार जो मैं आप लोग को आज बता रहा हूँ वो चारों जो है वो आपके अल्टरनेट करके क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में भी देख लीजिएगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला जो है हमारा वाष्पदाब का अवनमन, वहां हम लोगों ने वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग पहले अवनमन पढ़ेंगे तो अपेक्षिक अवनमन। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, वाष्पदाब का अवनमन और अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम को लिखें। वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन और विलय के अणुभार के बीच संबंध स्थापित करें। मतलब हमारे पास यहाँ चार क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन में हम ठीक आउट कर रहा हूं। पहला है वाष्पदाब का अवनमन, दूसरा क्वेश्चन है वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, तीसरा क्वेश्चन है वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, और चौथा क्वेश्चन है हमारा अपेक्षिक अवनमन और विलय के अणुभार के बीच में रिलेशन। तो ये चार क्वेश्चन है, मिक्सअप करके एक साथ आए हुए क्वेश्चन है, और इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन ज्यादा निकल जाते हैं, इसलिए आप उसको जरूर अच्छी तरह से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला वाष्पदाब का अवनमन, ठीक है। तो अवनमन में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जब किसी शुद्ध विलायक, कोई शुद्ध विलायक होता है, उस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्पदाब में कमी आ जाती है। विलायक का वाष्पदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम उसमें शुद्ध विलायक का जो है उसमें अवाष्पशील विलय डालेंगे, मतलब ऐसा विलय डालेंगे जो वाष्पशील वाष्प में ना परिवर्तित हो सके, तो जब वो उसमें विलय में मिलेगा तो उसका वाष्पदाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इससे ही वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। पिछले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था, याद कीजिए, ये वाला चित्र आपने बनाया था, उसमें एक ऐसा था, यहाँ पर द्रव था, द्रव के कण ऐसे थे, ये विलयन वाष्पदाब को दर्शा रहा था, ये गोल गोल यहाँ पे था, 2-3 कण वाष्प के ऊपर थे, और जैसे उसमें कुछ सॉल्यूट मिलाया जा रहा था तो उसका वाष्पदाब में कमी आ जा रही थी। वही चीज यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिफाइन नहीं किया हूँ क्योंकि वहां पे आप अच्छी तरह पढ़ रखे हैं, यहाँ हम लोग क्वेश्चन के तरीके से देख रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। तो वाष्पदाब का अवनमन क्या है, तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, मतलब विलय को डाला जाता है, तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है। इसी कमी को वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। मतलब अवनमन मतलब ही कमी होता है, याद रखिएगा। यदि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0 या P0 पढ़ दीजिए और विलय का वाष्पदाब PS, याद रखिएगा, पहला PO मानना चाहे P0 मानिए, और दूसरा क्या हो गया PS हो तो वाष्पदाब का अवनमन। अवनमन मतलब क्या कमी आ रही है, तो उसको हम लोग डेल्टा से करेंगे। डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने देखा पहले था PO, विलायक का वाष्पदाब था PO, और जब इसको मिलाया गया तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाएगी। तो कितनी कमी आएगी, तो PO माइनस PS। PO माइनस क्या हो जाएगा PS। कैसे, क्योंकि पहले था इतना और उसमें इतना मिलाया गया तो ये कम हो गया, तो वाष्पदाब का अवनमन कितना कमी हुआ, तो PO माइनस PS। इसे ही क्या कहेंगे, वाष्पदाब में कमी या अवनमन कहते हैं।
अब दूसरा टॉपिक है वासदाव का अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक मतलब होता है कोई चीज के रिलेशन, मतलब किसी चीज से उसकी तुलना की जा रही हो। अपेक्षिक में याद रखिएगा या सापेक्षिक किसी चीज के रिलेशन से किया जाता है, मतलब किसी चीज से तुलना की जाती है। तो सेम वही वासदाव का अवनमन मतलब डेल्टा पी और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब मतलब पीओ के अनुपात को वासदाव का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अर्थात वासदाव का अपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, पीओ माइनस पीएस। ये है सॉरी वासदाव का अपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, तो वासदाव का अवनमन मतलब डेल्टा पी और शुद्ध विलायक के वासदाव पीओ का अनुपात मतलब बट्टा पीओ। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वासदाव का अपेक्षिक अवनमन या पी डेल्टा पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीओ माइनस पीएस बटा पीओ। समीकरण नंबर कितना, 1 बना लीजिए। 1 बना लीजिए, चाहे इसको 1 बना सकते हैं आप, इसको 1 बना सकते हैं, तो ये कितना हो गया 2। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। यहाँ पर आप लोग बस डेफिनेशन याद रखिएगा, बस आपका यहाँ पे काम निकल जाएगा, 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब जो आपकी मेन जो चीज होता है वो होता है राउट का नियम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, वासदाव का अवनमन क्या है, तो जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील गोले को मिलाया जाता है तो उसके वासदाव में कमी आ जाती है, इसे वासदाव का अवनमन कहते हैं। यह अवनमन क्या होता है, तो पीओ माइनस पीएस होता है। दूसरा है वासदाव का अपेक्षिक अवनमन, जब वासदाव का अवनमन और घोलक के वासदाव के अनुपात को वासदाव का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अपेक्षिक अवनमन बराबर डेल्टा पी बटा पीओ। डेल्टा पी का मान था पीओ माइनस पीएस बटा पीओ। समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। क्लियर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वासदाव के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम तो पीछे राउल्ट का नियम याद कीजिए, पढ़ा था आपने। क्या होता है, तो वासदाव का जो आंशिक दाब होता है वो मोलंस के समानुपाती होता है, पढ़ा था आपने। आंशिक दाब मोलंस के समानुपाती होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज होगा। राउल्ट का नियम क्या होगा, किसी विलयन के वासदाव का अपेक्षिक अवनमन मतलब ये पार्ट विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात वासदाव का जो अपेक्षिक अवनमन है वो किसके समानुपाती है, तो विलय का मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात वासदाव का अपेक्षिक अवनमन कितना है भाई, पीओ माइनस पीएस बटा पीओ, यही है, बराबर विलय का मोल अंश। विलय का मोल अंश क्या होता है, पहले कितना है ना, विलय का मोल अंश क्या होता है, तो याद कीजिए अभी अपने कॉपी में आप देखिएगा डिफिनेशन आपने मोल अंश की पढ़ी थी। मोल अंश का डिफिनेशन में आपने 2 फॉर्मूला प्राप्त किया था, एक विलय का प्राप्त किया था जो कि n बटा n प्लस n था, और एक विलायक का प्राप्त किया था n बटा n प्लस n था। याद कीजिए, वो कॉपी में देखिएगा, ये विलय का होता है, ये विलायक का होता है। मोल अंश बराबर अवयव का मोलों की संख्या बटा कुल संख्या, यही होता है। तो मोल अंश क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलय का मोल अंश n बटा n प्लस n, n बटा n प्लस n। ये हमारा क्या हो गया, राउल्ट का नियम हो गया। परंतु अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आप लोग ऊपर से अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं, तो पीओ माइनस पीएस बट्टा पीओ बराबर क्या आया है, n बट्टा n प्लस n, ठीक है। यहां पर n जो है वह किसका है, मोलों की संख्या किसकी है, गोले के मोलों की संख्या है, और ये क्या है, n जो है वह घोलक मतलब विलायक के मोलों की संख्या है। ये सॉल्यूट का है और ये सॉल्वेंट का है, ठीक है। तो दोनों का मोलों की क्या है, संख्या है। अगर लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं, जहां n बराबर विलय के मोलों की संख्या और बड़ा n बराबर विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब हम एक चीज यहां मानते हैं,
विलय का जो मोल अंश है वो मोल है, विलय के जो मोलों की संख्या है वह विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम होगी। तो यहां मान लेते हैं यदि n लोअर देन, मतलब कि बहुत ज्यादा कम, n बहुत ही कम मतलब नगण्य, n लोअर देन n हो तो, मतलब कि n की अपेक्षा इस वाले छोटा वाले n को नगण्य मानने पर, छोटा मानने पर, जब छोटा माना गया तो क्या हो जाएगा, PO माइनस PS बट्टा PO बराबर n बट्टा, जब इसको नगण्य मान लिया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी तो बात बराबर होगा, तब भी कितना आएगा, बड़ा वाला n आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों का योग की जगह पे क्या लिख दिया, लगभग बराबर क्या लिख दिया, n लिख दिया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, राउल्ट का नियम हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 3 हो गया। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा राउल्ट का नियम हो गया। क्या हो गया कि विलय का जो मोलंस, वो विलय जो क्या कहते हैं, विलय में जो आपेक्षिक वास्तव का आपेक्षिक अवनमन था वो घुल्ले के मोलंस के समानुपाती होता है। यहाँ पर ये खत्म। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन उसमें एक और था कि वास्तव का अनमन और घुल्ले के अणुभार, मतलब विलय के अणुभार, विलय का अणुभार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं छोटा है। ठीक है, विलय के अणुभार के बीच में क्या बताना है, हम लोग को संबंध बताना है। तो हेडिंग डाल लेते हैं। क्या हेडिंग है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और विलय के अणुभार मतलब छोटा है, के बीच संबंध। ठीक है, अब हम लोग को रिलेशन बताना है इन दोनों के बीच में। क्लियर है, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पे मान लें ये जो n है वो मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, तो आपको याद कीजिए जब मैं आपको मोल अंश पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोग को मैंने मोलों की संख्या भी बताई थी। मोलों की संख्या n बराबर होता है W बट्टा n। n बराबर क्या होता है, W बट्टा n। क्लियर है, n बराबर क्या होता है, W बट्टा n होता है। याद रखिएगा, मैंने आपको वहां पढ़ाया भी था, जहां पे W क्या होता है, तो W होता है भार और n जो होता है अणुभार होता है। तो वही चीज यहां मानेंगे, यदि विलय एवं विलायक का द्रव्यमान W, द्रव्यमान क्रमशः, विलय का, तो विलय छोटा होता है तो छोटा W, तथा विलायक का क्या मान लेते हैं, बड़ा W। ठीक है, छोटा W और बड़ा W लिखने आ जाएगा आप लोग को। W तथा W है और अणुभार, अणुभार मतलब आणविक द्रव्यमान, अणुभार क्या मान लेंगे, अणुभार के संबंध बताना है, अणुभार क्रमशः छोटा n और छोटा n तथा बड़ा n हो तो। क्लियर, फिर से एक बार देखिए, यदि विलय तथा विलायक का द्रव्यमान W और बड़ा W और अणुभार छोटा n तथा बड़ा n हो तो विलय का अणुभार, विलय का मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, हो तो विलय के मोलों की संख्या
बराबर कितने आ जाएगा, छोटा n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर क्या फॉर्मूला है, W बटा छोटा n, ठीक है। और विलायक के मोलों की संख्या, बड़ा n बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़ा W द मान बटा बड़ा n, ठीक है। इन दोनों वाले मान को क्या रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, इन मानों को, इस मान को समीकरण 3 में, 3 ऐसे शायद नहीं लिखा गया, वहां पे ऐसे लिखे थे हम लोग 2, तो 3 ऐसे लिखेगा, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखा जाए। समीकरण 3 का है भाई, तो ये है PO माइनस PS बट्टा PO, PO माइनस PS बट्टा PO बराबर n का मान कितना भाई, W बट्टा छोटा W, छोटा W बट्टा छोटा n बट्टा बड़ा W बट्टा बड़ा n, यही होगा, ठीक है। तो छोटा W के साथ में क्या हो गया, तो छोटा W के साथ में बड़ा n चला जाएगा और छोटा n के साथ में बड़ा W हो जाएगा, बड़ा W हो गया। समीकरण नंबर कितना, 4, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया, 4, क्लियर है यहां तक। तो हम लोग को संबंध बताना है किसके किसके बीच, आपेक्षिक अवनमन, तो ये आपेक्षिक अवनमन, और भुल्ले का अणुभार क्या है, यहां है, अर्थात अतः वाष्प, यहाँ एक लाइन लिखना है, यहां तक लिखने के बाद एक लाइन लिखना होगा, क्या लिखना होगा, अतः वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जैसे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः समीकरण 4 वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और विलय के अणुभार के बीच संबंध है, ठीक है। ऐसे आप लिख लीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, आपेक्षिक अवनमन, और अणुभार कहाँ है, तो यहाँ है अणुभार, तो ये दोनों के बीच में क्या है, संबंध है। या अगर आप दूसरा लाइन लिखना चाहते हैं तो यहाँ दूसरा लाइन लिख सकते हैं कि अतः उपरोक्त समीकरण से हमें यह पता चलता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के अणुभार, देख रहे हैं कहाँ है, बट्टा के ऊपर है कि बट्टा के नीचे है, बट्टा के नीचे है, तो बट्टा के नीचे होगा तो विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, बट्टा में है इसलिए क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, एक बार और बोल दे रहे हैं। अगर ये लाइन नहीं लिखना है तो ये लाइन लिखिए तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, अगर ये लाइन नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 4 से हमें यह पता चलता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या, जब m का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, कम होगा, जब m का मान घटेगा तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ 4 क्वेश्चन हमारे जो हैं, चारों क्वेश्चन समाप्त हो गए। पहला था वाष्प दाब का अवनमन, बिल्कुल आसानी तरीके से आप याद रखिएगा कि किसी विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाना वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। आपेक्षिक अवनमन तो वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भुल्ले के मोल अंश के समानुपात बराबर होता है, तो ये बराबर इतना। यहाँ पर n और n को नगण्य माना गया, इस वाले n की अपेक्षा इसको, इस वाले की अपेक्षा इसको नगण्य माना गया, मतलब ये बहुत छोटा माना गया। जब ये वाला बहुत छोटा होगा तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट बड़ा ही लिख सकते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए एक बूंद पानी
और एक समुद्र का पानी। अब एक उसमें मिला दीजिए तो कोई फायदा होगा, कोई जुड़ेगा उसमें? नहीं जुड़ेगा। तो वही बात हो गया, इन दोनों के बीच में वही अंतर हो गया कि उसकी अपेक्षा बहुत कम हो गया। फिर n प्लस n, तो n प्लस n की जगह पे यहाँ n हो गया, यही समीकरण नंबर 3 हो गया। यहाँ तो रायोट का नियम समाप्त हो गया। फिर वाष्प का अपेक्षित अनुमान और विलय के अनुभार के बीच संबंध, तो यदि विलय और विलायक का द्रव्यमान क्रमशः W और बड़ा W और अणुभार क्रमशः छोटा m और बड़ा m हो, तो विलय के मोलों की संख्या मतलब n बराबर W बटा m और विलायक के मोलों की संख्या n बराबर W बटा m। इस मान को समीकरण 3 में रखने पर PO माइनस PS बटा PO बराबर n की जगह पे W बटा m और फिर बड़ा n की जगह पे बड़ा W बड़ा m ऊपर चला जाएगा, WM बटा m प्लस m into W। अतः समीकरण 4 वाष्प के अपेक्षित अनुमान और विलय के अणुभार के बीच संबंध है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला टॉपिक हमारा समाप्त हो, इतना लिख दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स कंप्लीट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक यहाँ फॉर्मूला है लगा है, एक यहाँ फॉर्मूला लगा है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। आपको न्यूमेरिकल्स जब कराए जाएंगे तो उसमें आपको उसमें आप लोग को इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तो खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।